दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की दूसरी तरफ हमारी जमीन के जैसा एक और प्लेनेट हो सकता है और शायद वो जमीन के ऑर्बिट पे ही घूम रहा हो और उसकी ऑर्बिट करने की स्पीड भी जमीन के जैसी हो, जिसकी वजह से जमीन, सूरज और वो दूसरी जमीन हमेशा के लिए एक स्ट्रेट लाइन में रहते हों और इसीलिए हम उस प्लेनेट को कभी भी नहीं देख पा रहे हैं। वो काउंटर अर्थ भी 24 घंटों में एक रोटेशन और 365 दिनों में एक रेवोल्यूशन करती होगी और हो सकता है कि वहाँ भी हम इंसानों के जैसे इंटेलिजेंस रहते हों। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये आइडिया मेरा नहीं, बल्कि ये आइडिया आज से 2300 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर फिलोलॉज ने दिया था। इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट को एंटिक्थॉन यानी कि काउंटर अर्थ नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या असल में ऐसा हो सकता है? क्या सूरज की दूसरी तरफ के सोलर सिस्टम में जमीन के ऑर्बिट में ही एक और जमीन हो सकती है, जिसके बारे में हम लोगों को आज तक नहीं पता? वैसे आपने मार्स और जुपिटर के दरमियान एस्ट्रॉइड बेल्ट को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर इन दोनों प्लैनेट्स के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है और इनके दरमियान एस्ट्रॉइड बेल्ट क्यों है? क्या उस जगह पर भी कोई प्लेनेट हुआ करता था? पड़ गए ना सब लोग सोच में। वैसे ये सोचने वाली बात ही है। तो चलिए आज के इस सफर को शुरू करते हैं, जिसमें इन सब सवालों के बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसके साथ ही हम बहुत सारे हाइपोथेटिकल प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, जिन प्लैनेट्स के हमारे सोलर सिस्टम में होने के बारे में साइंसदान दावा करते हैं और हो सकता है कि आपने इनके बारे में पहले कभी ना सुना हो। दोस्तों, एंटिक्थॉन या फिर काउंटर अर्थ का कॉन्सेप्ट हमारी प्रीवियस जनरेशन के दरमियान बहुत ही मशहूर था और खास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलोसोफर इस पर बहुत ही यकीन किया करते थे। लेकिन आज के इस दौर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोलर सिस्टम में जमीन के ही ऑर्बिट में एक ऐसा प्लेनेट घूम रहा हो जिसके बारे में हमें कुछ भी ना पता हो। ये हो सकता है कि नेपच्यून के ऑर्बिट के पास कुइपर बेल्ट या फिर ओर्ट क्लाउड में कोई प्लेनेट नाइन्थ हो जिसे हम आज तक ढूंढ नहीं सके। लेकिन इनर सोलर सिस्टम में ऐसा प्लेनेट होना नामुमकिन है। अगर ऐसा कोई प्लेनेट होता तो शायद हम उसे अपनी आंखों से ना देख पाते, लेकिन उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट तो हमें जरूर दिखाई देता। वो प्लेनेट मरकरी, वीनस और मार्स के ऑर्बिट पर अपना इफेक्ट जरूर डालता। हम इंसान अगर आज वीनस, मरकरी और मार्स पर अपने स्पेस प्रॉप सक्सेसफुली लैंड करवाने में कामयाब हुए हैं, तो इसकी वजह हमारी एक्यूरेट कैलकुलेशंस और आसपास के ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी का सही अंदाजा है। अगर कोई और प्लेनेट एग्जिस्ट कर रहा होता तो उसकी ग्रेविटी हमारी सारी कैलकुलेशंस पर पानी फेर देती और हमारे स्पेस प्रॉप्स दूसरे प्लेनेट पर कभी भी लैंड नहीं कर पाते। सेकेंडली, जब हम इन स्पेस प्रॉप्स को दूसरे प्लैनेट्स पर भेजते हैं तो वो उस लोकेशन से स्पेस की बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं। चले मान लेते हैं कि हम जमीन से उस प्लैनेट को नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे प्लैनेट से तो उसे देखना पॉसिबल हो सकता है। इस तरह मॉडर्न साइंस में एंटिक्थॉन जैसे हाइपोथेटिकल प्लैनेट की कोई जगह नहीं है। वैसे कभी आपने ये सोचा है कि मार्स और जुपिटर के दरमियान इतना ज्यादा फासला क्यों है? क्या वहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं हो सकता था? उस जगह पर एस्ट्रॉइड बेल्ट क्यों है और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ से आई है? इन सवालों ने कई सदियों से साइंसदानों को कंफ्यूज करके रखा है और लोग इसके बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। आज से करीब 380 करोड़ साल पहले जमीन, मून, मार्स, वीनस और मरकरी पर ढेर सारे एस्ट्रॉइड्स आकर गिर गए थे। इस इवेंट को हम LHB यानी कि लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह साइंटिस्ट आज तक क्लियर नहीं कर पाए। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी वजह प्लेनेट 5 है। ये सोलर सिस्टम का 5th प्लेनेट हुआ करता था जो मार्स और सूरज के दरमियान में मौजूद था। इसका साइज मार्स से छोटा था, जिसकी वजह से इस प्लेनेट को जुपिटर की ग्रेविटी ने खींच लिया और आखिरकार तबाह हो गया। इस प्लेनेट के बहुत सारे टुकड़े हो गए और एस्ट्रॉइड की शक्ल में इनर सोलर सिस्टम के ऊपर आकर गिर गए। मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद बोरियल्स बेसिन के पीछे की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जो मार्स के 40% हिस्से में फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये मार्स की सरफेस से 1900 किलोमीटर डायमीटर वाले किसी ऑब्जेक्ट के टकराने की वजह से बनने वाला इम्पैक्ट बेसिन है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट LHB के पीछे जुपिटर और सैटर्न के ऑर्बिट में हुई सडन चेंजेस की वजह से एस्ट्रॉइड बेल्ट के एस्ट्रॉइड का इनर सोलर सिस्टम में दाखिल होना बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट प्लेनेट 5 से बनी थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि बेल्ट पहले से ही मौजूद थी। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट पहले से ही मौजूद थी या फिर प्लेनेट 5 को डिस्ट्रॉय होने की वजह से बनी थी। 1801 में जब गुइज़ीपी पिएज़ी ने सेरेस को ढूंढा तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में हमें मजीद इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। इसके बाद पैलस, वेस्टा और जूनो को भी ढूंढा गया। ये चारों एस्ट्रॉइड बेल्ट के सबसे बड़े एस्ट्रॉइड्स हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये चारों एस्ट्रॉइड्स पहले एक ही थे,
ये सारे एस्ट्रॉइड्स पहले एक प्लेनेट हुआ करते थे जिसे फोटोन नाम दिया गया। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल प्लेनेट 5 की तरह ही है और हो सकता है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर वहाँ पर कोई प्लेनेट था तो वो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। एक मिनट के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके पीछे की वजह जुपिटर की ग्रेविटी है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इससे पहले वो स्टेबल कैसे था, क्योंकि वो प्लेनेट तो हमेशा से ही वहाँ पर मौजूद होता होगा और जुपिटर की ग्रेविटी भी हमेशा के लिए उसे इफेक्ट कर रही होगी। एंशिएंट समरियन मार्स और जुपिटर के दरमियान में टियामेट नाम के एक प्लेनेट के होने का बताते हैं। एक अमेरिकन टॉम वैन फ्लैंडर ने अपनी बुक डार्क मैटर मिसिंग प्लेनेट एंड न्यू कॉमेट्स में उन्होंने ये बताया था कि ये प्लेनेट आज से 6.5 करोड़ साल पहले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टकराने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर इसके बाद ये एस्ट्रॉइड बेल्ट बनी थी। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर वो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट क्या था। इस सवाल का जवाब टॉम ने भी नहीं दिया। प्लेनेट 5, फियाटोन एंड टियामेट की मिस्ट्री का जवाब हमें आज़रबाईजान के कंट्रोवर्शियल सूडो साइंटिस्ट और एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर थ्योरी के बिलीवर ज़करिया सेटसन की एक बुक द 12th प्लेनेट एंड द कॉस्मिक कोड में मिलता है। ये जवाब सुनने से पहले जरा दिल थाम कर बैठें, क्योंकि ये आपको थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है। ज़करिया के मुताबिक अर्ली सोलर सिस्टम में टियामेट नाम का एक प्लेनेट हुआ करता था जो मार्स और जुपिटर के दरमियान में मौजूद था। वो निबुरु नाम के एक प्लेनेट से टकरा गया था जिसकी वजह से उसके 2 टुकड़े हो गए। वो पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था, बल्कि वो आज भी मौजूद है। इसके बारे में जानने से पहले हमें निबिरू के बारे में जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्लेनेट है जो सूरज के अराउंड एक हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमता है। इसका एक चक्कर 3600 सालों में कंप्लीट होता है। कुछ सरफिरे लोग इसके बारे में ये भी दावा करते हैं कि ये 2012 में जमीन से आकर टकरा जाएगा और हम सब इंसान खत्म हो जाएंगे। सच्चाई तो हम सब ने देख ही ली है। 2012 को गुजरे कई साल हो चुके हैं। ज़करिया के मुताबिक निबिरू प्लेनेट के टकराने की वजह से ही टियामेट के 2 टुकड़े हुए थे। इसका एक टुकड़ा बहुत बड़ा था और दूसरा टुकड़ा बहुत ही छोटा था। इस कोलिजन में 2 टुकड़ों के अलावा जो कुछ भी बचा था वो आज के एस्ट्रॉइड बेल्ट है। क्या आप जानते हैं कि वो बड़ा टुकड़ा क्या है? मैं आपको बता दूं, वो बड़ा टुकड़ा हमारी जमीन है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये ज़करिया सेटसन का कहना है। उस कोलिजन के बाद टियामेट ने अपना ऑर्बिट चेंज किया और वो आज इनर सोलर सिस्टम में जमीन की शक्ल में मौजूद है। और वो छोटा टुकड़ा आज हमारा मून है जो आज भी हमें ऑर्बिट कर रहा है। इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी हमारी लिस्ट में कुछ और भी प्लैनेट्स बाकी हैं जिन्हें जानने के लिए अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। 1999 में अमेरिका के लुइसियाना यूनिवर्सिटी के 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन मेटिस, पैट्रिक विटमैन और डैनियल विटमर ने हमारे सोलर सिस्टम में टाइची नाम के एक प्लेनेट के होने का दावा किया था। उनके मुताबिक ये सूरज से करीब 15,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर ओर्ट क्लाउड में होना चाहिए। इसका साइज जुपिटर से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा और ये 18 लाख सालों में सूरज का एक चक्कर लगाता होगा। टाइची का कंसेप्ट लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स के ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स ओर्ट क्लाउड से इनर सोलर सिस्टम की तरफ आते हैं और हर 200 सालों में सूरज का एक चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका कोई भी फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता। ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है कि ये ओर्ट क्लाउड में कहीं से भी निकल आते हैं। कभी ये सूरज के बहुत करीब से निकलते हैं और कभी दूर से ही बाय बाय करके चले जाते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए ही उन तीनों एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने टाइची का कंसेप्ट दिया था, जो अपनी ग्रेविटी की वजह से लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स को इनर सोलर सिस्टम में भेज रहा होगा। लेकिन 2012 से 2014 के दरमियान नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि वाइस टेलीस्कोप से ली गई रिसर्चेज में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और इस तरह इस ऑब्जेक्ट का आइडिया भी निग्लेक्ट कर दिया गया। वीडियो के लास्ट में आपका इंट्रोडक्शन थेया से करवाती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में थेया नाम का एक प्लेनेट हुआ करता था जो जमीन से टकराया था। इस कोलिजन से बहुत सारे डस्ट और रॉक पार्टिकल्स स्पेस में जमा हो गए थे। इन्हीं पार्टिकल्स ने मिलकर हमारे मून का फॉर्मेशन किया था, जिसे हम मून के फॉर्मेशन की जिएंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। जमीन के कोर को भी इसी कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों प्लैनेट्स के कोलिजन की वजह से उनकी कोर मिक्स हो गई थी और आज हम जमीन की जिस कोर के बारे में जानते हैं वो जमीन और थिया की कोर का मिक्सचर है। मून के फॉर्मेशन के बारे में और भी हाइपोथेसिस पॉपुलर हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।